आप सबका अमरीन पाठशाला में स्वागत है। आपकी अपनी हिंदी टीचर आज जो हमारी यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी करवा रही है, उनकी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वीडियो चल रही है, हम नाटक उपन्यास कहानी सब। तो उनमें से आज जो मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 कविताएं हैं जो यूनिट 5 की, वो कौन सी हो सकती है जिसमें से 100% हर बार क्वेश्चन आते ही आते हैं। आपको पता है यूनिट 5 से 10 क्वेश्चन के आसपास ज़रूर आते हैं। तो आप यहाँ से भी अपने नंबर बढ़ा सकते हैं, क्वालिफाइड कर सकते हैं। अगर इन पोर्शन को आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से रिवाइज कर सको तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट 10 कविताएं कौन कौन से हैं, 10 राइटर्स कौन कौन से हैं जिनकी आप कविताएं आप कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कविता है। इससे आप टारगेट कैसे सेट करें कि आप यूनिट 5 को कैसे पढ़ना है, उसके क्रम को कैसे पढ़ना है, वो जानने के लिए मैं आपको तरकीब बताती हूँ। और जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। जैसे यूनिट 5 है तो आपको कुछ साथी क्या करते हैं, स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं कि हम पहले आदिकाल की कविताएं कर ले, फिर भक्तिकाल, रीतिकाल, जो सिलेबस में लगे क्रम वाइज, उन्हें ना करके जो इजी कविता है थोड़ी और जो हमारी इम्पोर्टेंट कविताएं हैं उन्हें कर ले, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कविताएं हैं वो कर ले। ये आपके आप अगर 3 से 4 साल के PYQ भी उठा के देख सकते हैं क्वेश्चन पेपर, तो यहाँ से 100% क्वेश्चन आ रहे हैं। उन्हीं के बेस के आधार पर मैं आपको बता रही हूँ कहाँ कि अभी आपके पास जो समय है किन कविताओं पे सबसे ज्यादा फोकस करें। जो 10 हमारे राइटर हैं, कवि हैं, उनके बारे में बताते। सबसे पहले है भ्रमर गीत। तो फर्स्ट नंबर पे आपका आ जाता है भ्रमर गीत। इसका जो सार है सूरदास की, इसकी व्याख्या को देख जाइए। मतलब अच्छी चीजें याद नहीं तो एक बार व्याख्या पढ़ लेंगे, इसमें क्या क्या व्याख्या है, इसमें क्या स्टोरीज टाइप की बताई गई है, उसे एक बार कवर कर लेंगे। कुछ नाम है वो नाम पढ़ लेंगे तो आपको यहाँ से भी क्वेश्चन पुट होने की जरूरत, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। थोड़ी चीजें आपको पता है, इसी व्याख्या जो सार है, भावार्थ है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट नंबर ये हो गया। ये किसकी है? सूरदास की है। किसकी है? सूरदास। तो सूरदास को आपको पता होना चाहिए भ्रमर गीत सार किसका है? सूरदास का है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट आप क्वेश्चन मान सकते हैं, जहां हर बार क्वेश्चन आ रहा है। तो इसके जो कबीर के पद हैं, 50 पद जो हैं, तो उसकी आप व्याख्या मत देके कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इसके शब्द अर्थ कुछ इंपॉर्टेंट रहते हैं। इसका हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन का अर्थ जरूर पूछ रहे हैं, तो शब्द अर्थ जरूर देखिए। 50 पद का शब्द अर्थ जो इम्पोर्टेंट है, आपके पास जो गाइड है कुछ है उसे मार्क करने की कोशिश करिए, कुछ भी करिए जो लगते हैं, लेकिन इसके शब्द अर्थ को जरूर एक बार देखना है क्या क्या शब्द अर्थ है। एक बार पढ़ के व्याख्या देखेंगे क्या क्या बोलना चाह रहा है वो देख सकते हैं, लेकिन इसके शब्द अर्थ बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर 100% क्वेश्चन आ ही रहा है, मीन्स 99% तो मान ही सकते, 1% है कि ना दे, मगर 99% है कि यहाँ से बनता ही क्वेश्चन है। तो आपके दो हो गए ये चीज। फिर है कामायनी, मोस्ट इम्पोर्टेंट, हर बार क्वेश्चन आता है। तो इसके जयशंकर प्रसाद के हैं। ये तो कबीर के पद आपके हो गए सेकंड नंबर पे। कौन हो गए? कबीर के पद। और सेकंड और थर्ड नंबर पे जयशंकर प्रसाद का जो कामायनी है, इसका भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। 3 सर्ग आपको पता है जो लगे हुए हैं, ये तीनों सर्ग में कौन सा सर्ग किसका प्रतीक है ये पता होना चाहिए। और इसकी भूमिका में जरूर देखिए कि राइटर ने क्या बात कही है वो पता होना। तीनों सर्ग के बारे में इसका शब्द अर्थ जो व्याख्या है उसे अच्छे से पढ़ लेंगे। भूमिका जो है इस कविता की वो जरूर देखें। और हर कविता का काव्य संग्रह जरूर देखेंगे, कौन से संग्रह में ये संकलित है ये जरूर पता होना चाहिए। फिर यह परिवास हरिऔध का है। किसका है? हरिऔध का। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन आते हैं इसमें। हर बार अभी कुछ टाइम से यही पूछ रहे हैं कि इसमें कौन से छंद का प्रयोग हुआ है, इसकी भूमिका। शुक्ल और बच्चन सिंह के ने इनके बारे में क्या कहा है, प्रिय परिवार जो कविता है इसके बारे में क्या कहा है जरूर पढ़िए। भावार्थ हरिऔध की है, इसमें छंद कौन सा प्रयोग हुआ है, भूमिका में क्या किया है, शुक्ल और बच्चन सिंह ने इसके बारे में क्या कहा है, इनके कथन को जरूर लिखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पांचवा अंधेरे में कविता जो है मुक्तिबोध की एक लंबी कविता है। इसके भावार्थ लिखेंगे,
इनमें कौन से स्थानों का प्रयोग हुआ है। मगर एक बार आप साथियों ज़रूर देखेंगे कि कोई सी कविता में भी किसी स्थान का नाम आ रहा है, किसी फेमस व्यक्ति का कुछ नाम आ रहा है, उन्हें ज़रूर नोट डाउन कर लें। जैसे तो ये ज़रूर पूछते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। इन चीज़ों पे भी ध्यान देंगे, जब पढ़ेंगे तभी आपको पता होगा। पंक्तियों का क्रम पूछ सकते हैं, अभी तक लंबी कविता नहीं पूछे, लेकिन जैसे पिछली बार भी ऐसा ही हुआ आपका, पूछा है, जो कविताओं का क्रम पूछा है आपका, साध्य वीणा से पूछ लिया था। ऐसे ही आपका अंधेरे में भी, क्योंकि इतना टफ होता जा रहा है पैटर्न, तो आपका इसका पंक्तियों का क्रम पूछ सकते हैं। और भावार्थ तो आपको पता ही होना चाहिए अंधेरे में कविता का। फेमस इसमें जो व्यक्तियों के नाम आए हों किसी भी कविता में, जैसे इसमें भी कुछ नाम आए, वो जरूर पढ़ लीजिए। और एक बार याद रखिए कि कौन से संग्रह में है, कौन से काव्य संग्रह में कौन सी कविता है, ये जरूर आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ लिख देती हूँ, काव्य संग्रह, ये बहुत इंपॉर्टेंट कविता है, तो काव्य संग्रह के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, काव्य संग्रह कौन सा है ये भी आपको पता होना चाहिए। सतपुड़ा के जंगल, इसमें जैसे इस बार पिछली बार पूछा कौन सी जाति है, यहाँ पर है जन जाति का प्रयोग है, जनजाति रहती है, तो जैसे गौंड जनजाति का नाम आया था। ऐसे ही यहाँ पर जो जो नाम आ रहे हैं व्यक्तियों के, स्थानों के, जनजातियों के बारे में जो जो चीजें आ रहे हैं, उसे आप जैसे मैंने आपको बताया शॉर्ट नोट, तो शॉर्ट नोट्स में जैसे 1 पेज, हाफ पेज का आप लिख लीजिए, ये जनजाति है, ये व्यक्ति है, ये स्थान है। इस तरह से कुछ चीजें। और क्रम, हर रचना का सन जरूर याद होना चाहिए, और जितनी भी लगी हुई हैं रचनाएं, उन्हें क्रम वाइज एकदम याद कर लीजिए। वैसे सन वाइज कुछ याद कर नहीं हो पा रही है, तो उन्हें क्रम में माइंड में रिवाइज डेली करते रहिए, किसके बाद कौन सी कविता आ रही है सन के अकॉर्डिंग। ऐसे भी आप कुछ से आप लगा निकाल सकते हैं। अगर सने, जरूरी नहीं हर किसी को याद हो जाती, एक बार क्रम से कि इतनी है, 4-5 स्टार्टिंग की याद कर ली, फिर इसके बाद की 4-5 ये देख लीजिए, इसके बाद ये आ रही है, इसके बाद, तो उन्हीं में से भी आप इस तरह से भी एलिमिनेट कर सकते हैं। राम की शक्ति पूजा, जो सतपुड़ा के जंगल जैसी मैंने बता दिया, भवानी प्रसाद मिश्र का, जैसी आपको पता होना चाहिए। अब इसके बाद आ जाता है आपका निराला की राम की शक्ति पूजा, बहुत इम्पोर्टेंट कविता है। जो निराला की राम की शक्ति पूजा है, बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली कविता। आपको पता है कि ये पंक्तियों का क्रम पूछ रहे हैं, भावार्थ पूछ रहे हैं कि कौन सा भावार्थ इसका क्या हो सकता है, पूरा पता होना चाहिए। राग पिशति, इसका पंक्तियों का क्रम भी आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट कविता है। और आपको पता होना चाहिए 1936 में प्रकाशित हुई थी, और अनामिका द्वितीय संग्रह में, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया अनामिका द्वितीय संग्रह। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहीं से पूछ सकते हैं क्वेश्चन, आप इसे जरूर पूछिए। राम की शक्ति पूजा में किन पर्सन का प्रयोग है, किसी ने क्या संवाद के रूप में क्या कहा है, वो आपको भावार्थ के रूप में अच्छे से पता होना चाहिए। क्रम थोड़ा सा पता होगा, इसी तरह भावार्थ आपको पता रहेगा, तो क्रम वाइज आप पंक्तियों को भी लगा पाएंगे। असाध्य वीणा आगे की कविता है, पंक्तियों का क्रम और भावार्थ आपको पता होना चाहिए, ये आप कर लीजिए। और इसका प्रकाशन वर्ष और कौन से संग्रह में है ये जरूर। और जिस भी कविता आपको कविता का भूमिका कहीं से भी मिल रही है, वो जरूर पूछिए। और जो इम्पोर्टेंट कविताएं हैं, इनके बारे में कुछ राइटर्स ने क्या कहा है, एक्स्ट्रा में वर्क कर रहे हैं जो लोग, क्योंकि थोड़ा सा हम मेहनत करेंगे तभी कर पाएंगे, तो इन कविताओं के बारे में कुछ कवियों ने, जैसे बच्चन सिंह और शुक्ल के, तो जरूरी आपको पता होना चाहिए इन्होंने इनकी कविताओं के बारे में क्या कहा है। अब जैसे 9th नंबर, 8 कविताएं आपको पता चल गई हो गई हैं हमारी। अब 9वें नंबर पे है, मैं नीर भरी दुख की बदली और बीन बिहूं मैं तुम्हारी अग्नि। ये महादेवी वर्मा की है, किसकी है, महादेवी वर्मा की। दोनों कविताएं हैं, किसकी है, महादेवी वर्मा की। इसे जरूर देखिए, इसका भावा, इन दोनों कविताओं के भावार्थ आपको पता होने चाहिए, क्या है क्या नहीं है। और मैं नीर भरी दुख की बदली जैसी शांतिया गीत संग्रह में संकलित है, ऐसी ही आपको सारी कविताओं के पता होना चाहिए, मैंने बताया है। 10वें नंबर पे नागार्जुन की 2 कविताएं हैं, कालिदास सच सच बतलाना, बादल को गिरते देखा। कुछ कविताएं मैंने आपको अपने चैनल पे करवाई हुई हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखिए, वो कविताएं बहुत इंपॉर्टेंट है, भावार्थ के रूप में मैंने बताया है। उसे सुनेंगे, थोड़ी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। कालिदास सच सच बताना, बादल को घिरते देखा, ये नागार्जुन की कविताएं हैं, तो आपको पता है होना चाहिए। तो 8 हमारी कविताएं हो चुकी हैं ये, जैसे मैंने बताया। 10 कविताएं अब हमारी हो चुकी हैं।
तो आपको एक बार बता देती हूँ कौन कौन सी है। भ्रमर गीत सार, जिसकी व्याख्या आपको पता होनी चाहिए। कबीर के पद सेकंड नंबर पे, 50 पद हैं इनके, तो शब्द अर्थ अच्छे से देखना है। कामायनी जयशंकर प्रसाद का 3 सर्ग में भूमिका देखेंगे। प्रिय प्रवास हरिओत का इसकी छंद कौन सा है। भूमिका शुक्ल बच्चन सिंह, ये पता होना चाहिए कि शुक्ल और बच्चन सिंह ने क्या कहा है। अंधेरे में कविता मुक्तिबोध का पंक्तियों का क्रम, भावार्थ और काव्य संग्रह देखेंगे। सतपुड़ा के जंगल भवानी प्रसाद मिश्र की है, इसकी व्याख्या देखनी है आपको। और इसमें कौन सी जैसी व्यक्तियों के बारे में क्या है, किस कुछ चीजें के नाम आए उनको नाम जरूर देखना है सतपुड़ा के जंगल में। राम की शक्ति पूजा निराला की है। पंक्तियों का क्रम देखेंगे। भावार्थ आपको पता है 1936 की है, अनामिका द्वितीय संग्रह में है, ये आपको पता होना चाहिए। साध्य वीणा अग्गे अग्गे की है। पंक्तियों का क्रम और भावार्थ आपको पता होना चाहिए। इसमें व्यक्तियों के जो नाम आए हैं इसका में, तो आप भावार्थ पढ़ेंगे तो वो चीजें आपको पता चल जाएगी कि केशव कंदली का नाम आया है, तो आपको पता होना चाहिए। बहुत सारे नाम आए हैं, आप मैं यहाँ नहीं बता सकती, मैंने कुछ चीज़ें कराई हुई हैं। असाध्य वीणा को मैं एक बार ज़रूर कराने की, इसके भावार्थ को जो है कराने की कोशिश करूँगी कि भावार्थ आपको बता दूँ, इसकी व्याख्या बता दूँ। तो वो लंबी कविता है, एक बार कराने की कोशिश करूँगी कि टाइम मिलते ही, तो आप वहाँ से देख लेंगे। मैं नीर भरी दुख की बतली सांध्य गीत संग्रह में है, महादेवी वर्मा की है ये। बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी महादेवी वर्मा की है। भावार्थ इन दोनों कविताओं के पता होना चाहिए। कालिदास सच सच बतलाना और बादल को घिरते देखा, ये नागार्जुन की 10 कविताओं की मैंने आपको बता दी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इन कविताओं को, अब इसमें से भी कुछ आप ये देख लेंगे जो इजी लग रही हैं, उन्हें सबसे पहले कर लीजिए, फिर उसके बाद जो चीज़ आपको लगती है वो करने की कोशिश करेंगे। मगर इन 10 राइटर्स की जो कविताएं हैं इन्हें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कोशिश जरूर करिए आप। क्योंकि आप स्टार्टिंग से इतनी सारी कविताएं लगी हैं, किस किस को पहले करें, आप लोग थोड़ा हार्ड कर जाए। तो सबसे पहले आपको पता है हमारा एक काम ही होता है कि एक तो हार्ड वर्क तो करना ही है, साथ साथ जो स्मार्ट वर्क है उसे करना है। हार्ड प्लस स्मार्ट वर्क हमें करना ही करना है। हार्ड और स्मार्ट वर्क से ही हम नेट क्वालिफाइड कर सकते हैं। अगर हम ऐसे पढ़ते रह जाएंगे और स्मार्ट वर्क नहीं करेंगे तो कुछ नंबर से हम पीछे रह जाएंगे। बट स्मार्ट स्ट्रेटेजी बनानी है, जो मैं आपको बता रही हूँ, इन कविताओं को जरूर करना है। बाकी टाइम मिलता है उनको भी व्याख्या देखनी है। अब हम, आपको पता होना चाहिए कि नो, अब क्या है ये कर लेंगे। कुछ PYQ मैंने बताया आपको पास होनी चाहिए, यूथ पब्लिकेशन बुक्स आप खरीद ले, ज़्यादा महंगी नहीं आएगी, 300-400 रुपए तक की आ जाएगी आपके पास, या कहीं से PDF आपको मिल जाए तो आप देख सकते हैं। बहुत से टेलीग्राम चैनल है, मैंने भी बनाया हुआ था बट उसका लिंक अभी मैंने सही से उसे रन नहीं रही, मगर आपको बहुत से जो आप जुड़े होंगे किसी भी टेलीग्राम चैनल से, वहां पर आपको PYQ की पूरी PDF मिल जाएगी। यूथ कंपटीशन की आप देख सकते हैं, वहां से ले सकते हैं। तो PYQ की छोटी छोटी कविता, पहले तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है PYQ, हर कविता का, जैसे मतलब सारे यूनिट्स का ही PYQ करना है, चैप्टर वाइज करना है, क्वेश्चन वाइज करना है। आपकी जैसे भी कर पाते हैं आप PYQ जरूर लगाएंगे। और छोटी छोटी जो इसमें कविताएं हैं, इसके बाद जो टाइम मिलेगा वो आप कर सकते हैं। और काव्य संग्रह का नाम जरूर करेंगे। जैसे छोटी छोटी कविताएं अकाल, और उसके बाद नागार्जुन की रोटी और संसद धूमिल की, फिर विकल है प्राण मेरे महादेवी वर्मा की, द्रुत छरो जगत के पंत की है। आपको पता होना चाहिए, सिलेबस में से गलत नाम दिया हुआ है, मुझे याद नहीं आ रहा क्या नाम दिया, उसे सही कर लेना। ये पंत की ही, किसकी है, पंत की है, ये ध्यान रखेंगे। ये सारी चीजें आपको बता रही है छोटी छोटी, ये इसे एक बार देख लेंगे। और टाइम रहेगा तो कुछ कविताओं को आप देख सकते हैं जब भी आपको हार्ड टू स्मार्ट वर्क करने के लिए। लेकिन सबसे पहले इनको अच्छे, जो ये कविताएं जो मैंने बताई हैं आपको ऊपर, सबसे पहले 10 के 10 राइटर्स की वो जरूर करनी है। फिर ये देखेंगे, फिर नोट PYQ छोटी छोटी कविताएं जो आपके इसमें सिलेबस में लगी उसे देख लेंगे। और काव्य संग्रह का नाम प्रकाशन वर्ष के अकॉर्डिंग जरूर लगाना है रचना क्रम में, ये आपको जरूर होना चाहिए। और कुछ राइटर्स ने जब कविता कर रहे हो तो आप बच्चन सिंह और रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है इस कविता के बारे में, उनके गूगल सर्च कर सकते हैं, बुक्स हो सकती हैं, वहां से आप वो चीजें निकाल के आप अपने पास नोट डाउन करिए।
छोटी छोटी चीज़ें ये शॉर्ट नोट्स में तैयार करेंगे तो आपके रिवीजन के लिए, क्योंकि इतनी मोटी मोटी किताबें लास्ट टाइम में हम नहीं पढ़ सकते, प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम इतनी लंबी लंबी कविताओं को, और फिर जब रिवीजन के टाइम में इसे दोबारा ऐसे करें, तो रिवीजन जब करें, रिवाइज जब करें, तो हमारे पास शॉर्ट जो होंगे तो उसे ही हम रिवाइज करते रहेंगे, तो हम हमारे माइंड में यहाँ पर पूरा फीड होता चला जाएगा। और वन चीज़ और, जो भी यूनिट आप लोग कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कैसे आपको तैयारी करनी है, स्ट्रेटजी कैसे बनाई है, उसकी न्यूज़ एंड अपडेट्स प्लेलिस्ट में मैंने सारी वीडियो अपडेट की हुई है, वहाँ पर आप वहाँ पर जाके देखिए कौन सी यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए एक ये भी मैंने वीडियो बताई है कि सबसे पहले कौन सी इतनी यूनिट्स है आप जहाँ से नंबर बना सकते हैं, वो आप स्ट्रेटजी कैसे बनाई, ये सारी चीज़ें मैंने अपडेट करके बताई हुई हैं, आप वो वीडियो ज़रूर देखिए वहाँ जाके। प्लस आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब भी आप रिवाइज करें शॉर्ट नोट्स को, डेली के डेली आप रिवाइज ज़रूर करें। डेली का मतलब है आज यूनिट आपने वन कर लिया तो कल दूसरा यूनिट कर लिया, तीसरा यूनिट कर लिया, मीन्स हफ्ते में कम से कम 2 बार या वन टाइम आपका रिवाइज होना चाहिए वो चीज़, या 2 टाइम्स तो कंपलसरी। और जो चीज़ आपको याद नहीं हो रही है, खाना खाते टाइम, जैसे भी टाइम मिल रहा है सोने से पहले, उस वर्ड्स को, उन चीज़ों को माइंड में यहाँ पर बैठाइए, बोलते रहिए, फिर सो जाइए, फिर दूसरे दिन फिर उठिए मॉर्निंग में, उन चीज़ों को फिर रिवाइज करिए। तो आपको यहाँ पर करना है, थोड़ा पढ़ो, लेकिन पढ़ो ऐसा कि वहां से एक भी क्वेश्चन आपका छूटे नहीं, ये चीज़ ध्यान रखना है। तो आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसी जो हमारी नाटक की सीरीज चल रही है, आप नाटक ज़रूर देखिए, कि आपको मैं पूरे नाटक करा रही हूँ। और वैसे ही मैंने आपको पता है यूनिट 5, 6, 7, 8, 9, 10 सारी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वहाँ से जाके आप मेरी वीडियो का फ़ायदा उठा सकते हैं। एक रिवीजन क्लास हम ज़रूर स्टार्ट करेंगे, मई से मैंने सोचा हुआ है कर दूँ, लेकिन मैं सोच रही हूँ जब तक आपका फॉर्म की डेट आए, जैसे कि फॉर्म फिल होने वाले हैं उसके बाद से मई में मैं स्टार्ट कर दूंगी, कि आपको पता भी रहेगा एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो एक रिवीजन की क्लासेस जो होंगी वो मैं स्टार्ट कर दूंगी थोड़ी सी, जिससे आपको वो 1-2 बार देखेंगे, रिकॉल करेंगे, तो वो चीज़ें आपके माइंड में बैठेंगी, क्योंकि हम पढ़ते हैं और सुनते हैं, और सारे ऑर्गन्स जब हमारे काम करते हैं, 5 सेंस जो हमारे काम करते हैं, तो वो बहुत ज़रूरी है, हम सुने भी, लिखे भी और पढ़े भी, ये तीनों चीजें करना है हमें। लिखेंगे, नोट्स करेंगे तो हमारे अपने नोट्स होंगे, और सुनेंगे तो जो वीडियो, जो आपको वीडियो यूट्यूब पे जो भी चीजें आपको जहाँ से भी अवेलेबल हो रही है, कहीं मेरी ही वीडियो देखे, मैं ये नहीं कह रही हूँ, अगर आपको जो भी वीडियो जहाँ से भी अच्छी लग रही है वो चीज़ ज़रूर देखिए। अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप ज़रूर देखिए और अपने साथी को ज़रूर बताइए। तो ये चीज़ें मैंने आपको बताई है, ये टारगेट सेट करके रखना है आपको, कि डेली रिवीजन करना है। और अगर आपने यूनिट आज खत्म कर लिया है, उसको 1 महीने बाद पढ़ोगे, 20 दिन बाद पढ़ोगे, तो वो चीज भूलोगे। आपको दूसरे तीसरे दिन, जैसे आज यूनिट करा तो कल थोड़ा सा उसे टाइम देके रिवाइज कर लीजिए, फिर 2 दिन का टाइम रिवाइज, फिर 3 दिन का टाइम देके फिर रिवाइज करिए। ऐसे करेंगे तो कम से कम आपका, जब रिवाइज करेंगे यूनिट वाइज वो चीजें, तो आपको कई बार चीजें जब रिवाइज हो जाएंगी, एक लास्ट बार जब एग्जाम से पहले सारी चीजें रिवाइज कर लेंगे, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वो चीजें रहेंगी और आपको बहुत फायदेमंद रहेंगी। देख लेना ये चीजें आप लोग, जो मैं आपको स्ट्रेटजी बता रही हूँ, ये फॉलो करिए, चाहे थोड़ा कम पढ़ लीजिए मगर पढ़िए रिवाइज करते हुए, क्योंकि हर बार रिवाइज, ये मत सोचिए कि मैं ये भी पढ़ लूँ वो भी पढ़ लूँ, ऐसे नहीं करना, ये टारगेट आपका नहीं है, टारगेट है चाहे थोड़ा कम कर लो, 5-6 यूनिट जो आपको अच्छे लगते हैं कि ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, जो भाई बहन जो हमारे हैं उनको अच्छे से कर लो, वहीं से आपके इतने आ जाएंगे नंबर कि आप कर सकते हो। उसके साथ साथ फर्स्ट पेपर की जरूर तैयारी करिए, जो 5-6, ये जरूर नहीं 10 के 10 यूनिट्स, क्योंकि डीआई हर चीज सब लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, तो 5 और 6 ऐसे हैं जहाँ से हम नंबर बना सकते हैं फर्स्ट पेपर के भी। उसकी भी एक वीडियो मैं बना दूंगी कि हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए जो हिंदी वाले कुछ बच्चे हैं उनको कौन सी यूनिट्स कवर करनी चाहिए, जो 5 या 6 यूनिट हैं वहां से नंबर बन सकते हैं। इस पे भी वीडियो मैं बना दूंगी, जो वो रिवाइज भी कर लें, उसके पीवाईक्यू भी आप कर लेंगे तो वो भी इनफ होगा, वहां से भी आप कम से कम 22 से 25 नंबर का टारगेट यहाँ रखेंगे, और 60 नंबर का वहाँ रखेंगे, तो 80 to 85 क्वेश्चन होंगे। और
यहाँ से भी आपका एक बार क्वालिफाई, कम से कम आपके जनरल वालों के लिए भी 86 87 क्वेश्चन तो होना ही चाहिए। तो आपको इतना पता है कि 70 का वहाँ टारगेट रखे, और 20 का अगर यहाँ रखते हैं, 20 से 25, 70 और 20 तो 95 पे जा रहा है। यहाँ तो जेआरएफ वालों का भी हो सकता है, बट इतना पॉसिबल नहीं है। कैसा पेपर जाए ये हर बार डिपेंड नहीं कर सकता। तो आपको कम से कम 65 to 70 और इधर 20 to 25 का टारगेट लेके ही चलना है। 20 से तो कम किसी के आना ही नहीं चाहिए नंबर, ये ध्यान रखना है। अगर 20 आपका फर्स्ट पेपर अच्छा नहीं है, 20 नंबर यहाँ तक लाते हो, 20 21 22, तो वहाँ आपका कम से कम अपना हिंदी साहित्य के इतिहास में 70 नंबर का टारगेट लेके चलो कि 70 मैं वहां तक लाऊंगी। 70 का जब टारगेट होगा तब कहीं जाके आपका 60 65 नंबर आ पाएंगे, वो आप सोच के रखेंगे। एक पे भी एक वीडियो बनाऊंगी कि कितना आपको स्कोर होना चाहिए। अभी नहीं, पे एग्जाम हो जाए लास्ट में एक देखेंगे, लेकिन अभी नहीं। अभी आपको बस पढ़ना है, पढ़ना है, ज़्यादा फोकस करना है कि मैं जेआरएफ क्वालिफाई करूँ, उस हिसाब से पढ़ना है। वो देखेंगे जब आपका रिजल्ट आएगा। तो चलिए बाय बाय। आशा है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपको नाटक सीरीज चल रही है, हम उसमें मिलते हैं। बाकी और भी वीडियो ऐसी अपडेट होती रहेंगी। तब तक फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप लोगों का दिन मंगलमय रहे, खुश रहे, है आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें। हैव अ नाइस डे।